कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैलने की वजह से शहर के लोग अपनी जान बचाने के लिए बसों में बैठकर हार्मनी नाम के एक सेफ जोन की तरफ जा रहे हैं। ये लोग अपने घरों को छोड़कर एक सुरक्षित जगह की तलाश में निकले थे, लेकिन अचानक इनके बसों का काफिला सेफ जोन के गेट के ठीक सामने आकर रुक जाता है। अब बस के अंदर बैठे सभी लोग काफी डरे हुए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गाड़ी रुक क्यों गई। तभी क्या होता है कि हालात का पता लगाने के लिए एक सोल्जर अपनी बस से नीचे उतरता है। उसके हाथ में एक राइफल और एक रेडियो होता है। वो अपनी चारों तरफ पूरी नजर रख रहा था ताकि कोई हमला ना कर दे। बस के अंदर बैठे लोग एकदम शांति से उसे देख रहे थे और देखते ही देखते वो सोल्जर सड़क पर फैली धुंध के अंदर गायब हो जाता है। अब काफी देर बीत जाती है, लेकिन उस सोल्जर का कुछ पता नहीं चलता। तब बस के अंदर बैठा दूसरा सोल्जर रेडियो पर उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो से सिर्फ अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं। ये देखकर बस के अंदर बैठे लोगों की घबराहट और ज्यादा बढ़ने लगती है। कुछ लोग डरे हुए आपस में बातें कर रहे थे, तो कुछ लोग बस की खिड़कियों से बाहर देखकर खतरे का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे। अब दूसरा सोल्जर भी अपने साथी को ढूंढने के लिए बस से बाहर निकलने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वो बस के दरवाजे से बाहर कदम रखता है, वो ज़ॉम्बी सोल्जर तुरंत उस पर हमला कर देता है और बहुत ही बुरी तरह से उसके गर्दन पर काट लेता है। अब वो ज़ॉम्बी सोल्जर पूरी तरह से वायरस के कंट्रोल में था और वो बस के अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर बस के अंदर बैठे लोगों में हड़कंप मच जाता है और सभी लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। तभी जैक और पैट्रिक नाम के दो आदमी हिम्मत दिखाते हैं और अपनी जगह से उठकर उस ज़ॉम्बी सोल्जर को धक्का देकर बस से बाहर निकाल देते हैं और जल्दी से बस का दरवाजा अंदर से बंद कर देते हैं। जब वो ज़ॉम्बी सोल्जर बस से दूर जा रहा होता है, तब जैक की नजर उस मरे हुए सोल्जर की राइफल पर पड़ती है जो नीचे गिरी हुई थी। जैक फैसला करता है कि वो इस हथियार को लाएगा ताकि बाकी लोगों की जान बचा सके। वो बहुत ही संभल कर उस मरे हुए सोल्जर के शरीर के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो राइफल उठाने के लिए नीचे झुकता है, तभी वो सोल्जर जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे, वो एकदम से अपनी आंखें खोल देता है और जैक के ऊपर हमला कर देता है। जैक खुद को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है और उसको गोली मारकर गिरा देता है, लेकिन जैक की ये राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि तभी वो देखता है कि सामने से ज़ॉम्बी का एक बहुत बड़ा झुंड उनकी तरफ चला आ रहा है। ये देखकर जैक बुरी तरह डर जाता है और वो खुद को बचाने के लिए जल्दी से बस के नीचे जाकर छुप जाता है। वहीं दूसरी तरफ पैट्रिक पूरी ताकत लगाकर बस का दरवाजा अंदर से बंद किए हुए था ताकि कोई अंदर ना आ सके, लेकिन बस के अंदर का नजारा एकदम खराब हो चुका था। लोग डर के मारे अपना होश खो चुके थे और बस के पीछे वाले हिस्से से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोगों की इस भगदड़ की वजह से बस के दरवाजे और खिड़कियां कमजोर पड़ जाते हैं और बाहर खड़े ज़ॉम्बी बस के अंदर घुस आते हैं। अब अंदर आते ही वो लोगों को काटना शुरू कर देते हैं। जो लोग वहां से भाग नहीं पाए, उन्हें ये ज़ॉम्बी बुरी तरह से काट कर खा रहे थे और हर तरफ लोगों के चीखने की आवाजें आ रही थीं। इस भगदड़ के बीच पैट्रिक किसी तरह अपनी वाइफ एमा तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके हाथों में उनका छोटा सा बच्चा था और वो बहुत डरी हुई थी। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी पैट्रिक को धक्का देकर बस से बाहर गिरा देता है। पैट्रिक जमीन पर गिर जाता है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो तुरंत खड़ा होता है और उस ज़ॉम्बी के सिर को बस पर जोर जोर से पटक कर उसे मार देता है। वहीं दूसरी तरफ एमा अपने बच्चे को लेकर छुपने की कोशिश कर रही होती है। उसे पास ही में एक कार दिखाई देती है और वो सोचती है कि शायद ये कार सेफ होगी, इसलिए वो जल्दी से कार के अंदर जाकर बैठ जाती है। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी कार की खिड़की से एमा पर हमला कर देता है और उसे जोर जोर से मारने लगता है। एमा अपनी पूरी ताकत लगाकर कार का दरवाजा अंदर से पकड़े हुए थी, लेकिन तभी एक दूसरा ज़ॉम्बी भी वहां आ जाता है और वो सामने का शीशा तोड़ने की कोशिश करने लगता है। अब एमा को लगने लगा था कि उसकी जान नहीं बचेगी, लेकिन ऐन मौके पर जैक वहां आ जाता है। जैक बिना कोई गलती किए उन दोनों ज़ॉम्बी को मार गिराता है और एमा को कार से बाहर निकलने में मदद करता है। बाहर आते ही एमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो देखती है कि उसके बच्चे के शरीर पर खून लगा हुआ है और वो बुरी तरह घबरा जाती है। लेकिन जब जैक और पैट्रिक उस बच्चे को चेक करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि बच्चे को कोई चोट नहीं लगी है। लेकिन तभी उन्हें समझ आता है कि ये खून असल में कहां से आया था। दरअसल एमा के हाथ पर एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और ये उसी का खून था। अब कहानी सीधे 9 साल आगे चली जाती है। हम देखते हैं कि पैट्रिक अब हालातों की वजह से काफी बदल चुका है। वो एक पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए सुनसान शहर में खाने की तलाश कर रहा होता है। वो एक घोड़े का शिकार करता है और उसे बर्फ पर चलने वाली गाड़ी पर लाद कर वापस अपने सेफ जोन हार्मनी की तरफ निकल पड़ता है। हार्मनी अब पहले जैसा नहीं रहा था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए ये एक छुपने की जगह बन चुका था। पैट्रिक जब अपने घर पहुंचता है, तो पास वाले घर की खिड़की से एक छोटी बच्ची जिसका नाम लू है, वो पैट्रिक को बड़े ध्यान से देख रही होती है। लू फिर मुड़कर जैक की तरफ देखती है। लू एक अजीब सा मुंह बनाकर जैक से कहती है, इसने अभी एक और जानवर को मार दिया। इसके बाद जैक खिड़की का पर्दा बंद कर देता है। फिर हम देखते हैं कि पैट्रिक अपने घर में उस घोड़े का मांस पका रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जैक अपने घर के अंदर खाने का सामान ढूंढ रहा होता है। उसे एक डिब्बा मिलता है जिसमें बीन्स रखे थे, लेकिन जब वो उसे खोलता है तो अंदर फफूंद लगी हुई थी, जिससे जैक थोड़ा निराश हो जाता है। वो थोड़ा और ढूंढता है तो उसे एक और डिब्बा मिल जाता है जो बिल्कुल ठीक था। ये देखकर जैक चैन की सांस लेता है। उस रात पैट्रिक एक पुराने रेडियो की मदद से बाकी बचे हुए लोगों से बात करने की कोशिश करता है। वो रेडियो के बटन घुमाकर चैनल
सेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे सिर्फ अजीब सी आवाजें ही सुनाई देती हैं। जब कोई जवाब नहीं मिलता तो पैट्रिक परेशान होकर खुद से ही बातें करने लगता है, जैसे कोई उसकी बातें रेडियो पर सुन रहा हो। इसके बाद वो अपनी दूरबीन उठाता है और सामने जैक के घर की तरफ देखने लगता है। वो दूरबीन से देखता है कि जैक छोटी बच्ची लू को सुला रहा है। पैट्रिक अपने घर से ही धीरे से गुड नाइट बोलता है, ये सोचते हुए कि काश वो बच्ची उसकी आवाज सुन पाती। अगली सुबह जैक उठता है तो वो देखता है कि लू का बिस्तर खाली है। वो थोड़ा परेशान हो जाता है और उसे पूरे घर में ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है कि लू किचन में है और खुद से नाश्ता बनाने की कोशिश कर रही है। जैक उसे थोड़ा सख्त आवाज में डांटता है कि वो बिना बताए नीचे क्यों आ गई। लू को थोड़ा बुरा लगता है और वो कहती है कि वो उसे जगाना नहीं चाहती थी, लेकिन जैक उसे समझाता है कि हमें सुरक्षित रहने के लिए बनाए गए नियमों को मानना ही पड़ेगा। माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए जैक उसे एक कुकी देता है। लू बड़ी चालाकी से उस कुकी को अपनी जेब में छुपा लेती है और तुरंत जैक से एक और कुकी मांग लेती है। जैक थोड़ा हंसता है और उसे दूसरी कुकी दे देता है। उसे लू की इस चालाकी का बिल्कुल पता नहीं चलता। इसी बीच पैट्रिक के घर की तरफ उसके कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है, जिससे पैट्रिक जाग जाता है। वो कुत्ते को चुप कराने के लिए घर से बाहर आता है और देखता है कि उसका कुत्ता बाउंड्री के पास खड़ा होकर कहीं और ध्यान लगाए हुए है। असल में लू उस कुत्ते से मिलने के लिए बाउंड्री के पास आ गई थी और वो वही कुकी कुत्ते को खिला रही होती है जो उसने अपनी जेब में छुपाई थी। जब कुत्ता बाउंड्री के दूसरे हिस्से की तरफ भागता है तब हम देखते हैं कि लू ने बाउंड्री के नीचे एक इतना बड़ा गड्ढा खोद लिया था जिससे कोई भी इंसान या चीज आसानी से आर पार जा सके। कुछ देर बाद जैक घर से बाहर आता है और खाली डिब्बों पर गोलियां चलाकर अपनी निशानेबाजी की प्रैक्टिस करने लगता है। वहीं लू घर के बरामदे में बैठकर अपनी गुड़ियों के साथ खेल रही होती है। खेलते खेलते लू जैक से कहती है कि उसे भी बंदूक चलानी है, लेकिन जैक उसे तुरंत मना कर देता है। ये सुनकर लू को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी गुड़ियों को साइड में फेंक देती है और कहती है कि अब वो बड़ी हो गई है और इन खिलौनों के साथ नहीं खेलेगी। इसके बाद वो जैक से कहती है कि वो उसके साथ खेले। जैक मान जाता है और वो दोनों साथ में खेलने लगते हैं। जैक को लू के साथ बिताए गए ये छोटे छोटे पल बहुत अच्छे लगते थे। जब ये दोनों खेल रहे होते हैं तभी ये देखते हैं कि पैट्रिक बाहर से कुछ सामान ढूंढकर वापस आ रहा है, लेकिन जैक उसे कोई हेलो नहीं बोलता, बस शांति से उसे आते हुए देखता रहता है। उसी रात जैक लू को एक बॉक्स देता है जिसमें लू की माँ का सामान रखा हुआ था। लू वो बॉक्स देखकर थोड़ी हैरान होती है और पूछती है कि हम लोग क्या मना रहे हैं। इससे पहले कि जैक कोई जवाब दे पाता, बाहर से हैप्पी बर्थडे गाना बजने की आवाज आने लगती है। ये गाना पैट्रिक के घर से एक लाउड स्पीकर पर बज रहा था। गाना सुनकर लू मुस्कुराने लगती है और समझ जाती है कि आज उसका जन्मदिन है। असल में पैट्रिक ने अपने घर पर लू के लिए एक केक बनाया था, लेकिन जैक के साथ उसकी दुश्मनी होने की वजह से वो केक लेकर उनके घर नहीं जा सका, इसलिए उसने हार मानकर वो केक अपने कुत्ते को खाने के लिए दे दिया। रात को लू जैक से पूछती है कि जब ये वायरस नहीं फैला था तब लोगों के जन्मदिन कैसे होते थे। जैक उसे बताता है कि पहले पार्टियों में बहुत सारे गुब्बारे होते थे, बड़े बड़े केक होते थे और बहुत सारे बच्चे आते थे। लू उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही होती है, लेकिन उसे थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसने आज तक अपने अलावा किसी और बच्चे को नहीं देखा था। लू जैक को ये भी बताती है कि उसे अपनी माँ की कोई भी बात याद नहीं है। तब जैक कहता है कि जब तुम्हारी माँ गुजरी थी तब तुम बहुत छोटी थी, इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं है। इसके बाद लू पूछती है कि क्या सच में कभी ज़ॉम्बीज होते थे। जैक उसे शांत करने के लिए कहता है कि हाँ, वो पहले एक बहुत बड़ा खतरा थे, लेकिन अब इतनी ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से वो सब खत्म हो चुके हैं। ये सुनकर लू को थोड़ी तसल्ली मिलती है और वो गहरी नींद में सो जाती है, लेकिन जैक को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वो जागता रहता है और बाहर पैट्रिक के घर से बजने वाले गानों को सुनता रहता है। कुछ घंटों बाद लू अचानक एक डरावने सपने की वजह से जाग जाती है। उसे बाहर कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। वो उठकर खिड़की से बाहर देखती है तो उसे बाउंड्री के दूसरी तरफ एक ज़ॉम्बी खड़ा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर लू बहुत ज्यादा डर जाती है और दौड़कर अपने बेड के नीचे जाकर छुप जाती है। अगली सुबह जैक जब लू के कमरे में आता है तो वो देखता है कि लू अभी भी बेड के नीचे छुपी हुई है। जैक भी उसके पास लेट जाता है और उसे समझाता है कि डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन लू बार बार कहती है कि उसने कल रात को एक ज़ॉम्बी को देखा था। जैक उसे समझाता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि सारे ज़ॉम्बीज तो ठंड की वजह से मर चुके हैं। इसके बाद लू घर से बाहर आती है और एक खिलौना ले जाकर बाउंड्री के उस गड्ढे के पास रख देती है। उसे लगता है कि ये खिलौना उसे उन ज़ॉम्बी से बचा लेगा। पैट्रिक अपनी खिड़की से ये सब देख रहा होता है और उसे समझ आ जाता है कि यही वो बच्ची है जो उसके कुत्ते को कुकी खिलाती है। पैट्रिक घर से बाहर आता है और बहुत ही प्यार से लू को समझाता है कि अगर वो ऐसे कुत्ते को अपना खाना खिलाएगी तो वो बीमार पड़ सकती है। ठीक उसी वक्त जैक घर से दौड़ता हुआ बाहर आता है। वो बहुत गुस्से में था। वो पैट्रिक से कहता है कि वो लू से दूर रहे और उससे बात करने की कोशिश बिल्कुल ना करे। इसके साथ ही जैक उसे धमकी देता है कि अगर तुम्हारे कुत्ते ने भौंकना बंद नहीं किया तो मैं उसे गोली मार दूंगा। पैट्रिक को यह सुनकर गुस्सा तो आता है, लेकिन वो मामले को शांत करने के लिए अपने कुत्ते को चुप रहने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पैट्रिक एक पुराने और सुनसान गोदाम में कुछ जरूरी सामान ढूंढने के लिए आता है। इस जगह को देखकर पैट्रिक को वो पुराना वक्त याद आ जाता है जब वो आखिरी बार अपनी वाइफ एमा के साथ यहाँ आया था। उस वक्त भी ये जगह इतनी ही डरावनी और खाली थी, लेकिन एमा के साथ होने की वजह से पैट्रिक को डर कम लग रहा था।
था। बातों बातों में हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि उस दिन पैट्रिक से गलती से एक रैक नीचे गिर गया था, जिससे बहुत जोर की आवाज हुई थी। ये सुनकर एमा घबरा गई थी और उसने धीरे से पैट्रिक को डांटते हुए कहा था कि चुप रहो, नहीं तो वो ज़ॉम्बी हमारी आवाज सुन लेंगे। लेकिन पैट्रिक उस वक्त गुस्से में था, इसलिए उसने ताना मारते हुए एमा से कहा था कि तुमने यही बात जैक को भी कही होगी जब तुमने मेरे पीठ पीछे उसे धोखा दिया था। ये पुरानी कड़वी बातें आज भी पैट्रिक के दिमाग में घूम रही थीं और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। अचानक पैट्रिक का ध्यान वापस अभी के वक्त पर आता है। उसकी नजर सामने एक रैक पर रखी एक गुड़िया पर पड़ती है। पैट्रिक को लगता है कि ये गुड़िया लू को बहुत पसंद आएगी, इसलिए वो बड़े प्यार से उस गुड़िया को उठाता है और अपने बैकपैक में रख लेता है। वो गोदाम में थोड़ा और आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसे जमीन पर किसी जानवर का खून से सना हुआ शरीर पड़ा मिलता है। ये नजारा इतना अजीब था कि पैट्रिक तुरंत अपने कदम पीछे खींच लेता है और तभी अंधेरे में से एक ज़ॉम्बी गुर्राते हुए बाहर निकल आता है। उसके चलने का तरीका बहुत ही अजीब था। पैट्रिक बिना एक भी पल बर्बाद किए अपने कुत्ते के साथ बाहर की तरफ भागने लगता है। वो जल्दी से गोदाम के बाहर आता है और दरवाजे को बाहर से लॉक कर देता है, जिससे वो ज़ॉम्बी अंदर ही फंस जाता है। पैट्रिक जल्दी से अपनी स्नो मोबाइल पर बैठता है। वहीं अंदर फंसा हुआ ज़ॉम्बी दरवाजे पर जोर जोर से मार रहा था ताकि वो बाहर निकल सके। पैट्रिक पूरी स्पीड में अपनी गाड़ी वहां से भगाता है, लेकिन डर की वजह से वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा होता है कि कहीं वो ज़ॉम्बी बाहर निकलकर उसके पीछे तो नहीं आ रहा। इसी हड़बड़ी में पैट्रिक का ध्यान सामने से हट जाता है और उसकी गाड़ी रास्ते में गिरे हुए एक बड़े से पेड़ से जोर से टकरा जाती है। टक्कर इतनी तेज थी कि पैट्रिक अपनी गाड़ी के साथ जमीन पर बहुत दूर जाकर गिरता है। वहीं दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं। जैक फैसला करता है कि अब वक्त आ गया है कि लू को भी बंदूक चलाना सिखाया जाए। वो एक छोटी सी पिस्तौल लू के हाथों में देता है और बहुत ही आराम से उसे निशाना लगाना सिखाता है। जैसे ही लू गोली चलाती है तो बंदूक के झटके से वो पीछे की तरफ जमीन पर गिर जाती है, लेकिन लू डरने की बजाय जोर जोर से हंसने लगती है और जैक से कहती है कि उसे इसमें बहुत मजा आया। ये देखकर जैक भी थोड़ा मुस्कुराता है। उसे इस बात की तसल्ली थी कि लू अब खुद को बचाना सीख रही है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर थोड़ी सी चिंता साफ नजर आ रही थी। इधर पैट्रिक जमीन पर गिरा हुआ था और उठने की कोशिश कर रहा था। पैट्रिक को पता भी नहीं चलता कि वो ज़ॉम्बी पीछा करते हुए उस तक पहुंच चुका है, लेकिन ये ज़ॉम्बी शायद अंधा हो चुका था क्योंकि वो पैट्रिक के बिल्कुल ऊपर से गुजर जाता है और उसे पैट्रिक का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। लेकिन ठीक उसी वक्त दूर से लू की चलाई हुई गोली की आवाज गूंजती है। इस आवाज को सुनकर उस ज़ॉम्बी का ध्यान उस तरफ चला जाता है और वो उसी तरफ भागने लगता है। पैट्रिक समझ जाता है कि अब जैक और लू की जान खतरे में है। वो जल्दी से अपनी स्नो मोबाइल उठाता है और उस ज़ॉम्बी को रोकने के लिए तेजी से उसका पीछा करने लगता है ताकि वो जैक के घर तक ना पहुंच सके। घर के बाहर जैक बाउंड्री के पास एक खरगोश को देखता है और उस पर अपनी बंदूक तान लेता है। इससे पहले कि जैक गोली चलाता, उसे स्नो मोबाइल के इंजन की तेज आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि पैट्रिक पूरी स्पीड में उसकी तरफ आ रहा है। पैट्रिक जोर से चिल्लाकर जैक से कहता है कि जल्दी से घर के अंदर जाओ और तभी पैट्रिक जैक को बचाने के लिए अपनी स्नो मोबाइल सीधा उस ज़ॉम्बी के ऊपर चढ़ा देता है, लेकिन इस टक्कर की वजह से पैट्रिक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो खुद भी जमीन पर गिर पड़ता है। पैट्रिक जल्दी से अपनी बंदूक उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी बहुत ही फुर्ती से पैट्रिक के ऊपर हमला कर देता है। लू घर के अंदर से ये सब देख रही होती है। वो चिल्लाकर जैक से कहती है कि उस ज़ॉम्बी को गोली मारो, लेकिन जैक लू से कहता है कि तुम अंदर जाओ और दरवाजा बंद कर लो। पैट्रिक उस ज़ॉम्बी से खुद को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा होता है, लेकिन जैक अपनी जगह पर खड़ा सोच में पड़ा रहता है और उसके हाथ में बंदूक कांप रही होती है और उसी पल वो ज़ॉम्बी पैट्रिक की गर्दन पर बहुत ही बुरी तरह से काट लेता है। पैट्रिक का कुत्ता अपने मालिक को बचाने के लिए उस ज़ॉम्बी पर कूद पड़ता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी कुत्ते को भी काट लेता है और उसे जमीन पर दबा देता है। पैट्रिक किसी तरह अपनी बंदूक उठाकर उस ज़ॉम्बी को गोली मार देता है। गोली लगते ही वो ज़ॉम्बी लड़खड़ाते हुए वहां से भाग जाता है और उसके शरीर से खून टपक कर जमीन पर गिर रहा होता है। ये सब देखकर जैक दौड़कर घर के अंदर जाता है। अंदर लू बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। वो जैक पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें पहले ही गोली चला देनी चाहिए थी, आज तुम्हारी वजह से वो कुत्ता मारा गया। जैक को लू की बात का बहुत गहरा असर होता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। वो बस चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपनी गलती का एहसास खाए जा रहा था। बाहर पैट्रिक अपने मरे हुए कुत्ते के पास बैठकर बहुत बुरी तरह से रो रहा होता है। वो रोते रोते अपने कुत्ते से धीरे से कहता है, तुम कोई कुत्ते नहीं थे, तुम बस एक हीरो थे। इसके बाद पैट्रिक अपने घर वापस आता है। वो अपनी गर्दन के घाव पर अल्कोहल डालता है ताकि इन्फेक्शन को रोका जा सके, लेकिन उसे लगने लगता है कि अब वो नहीं बचेगा और इसी निराशा में वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसे एमा की याद आ जाती है। उसे याद आता है कि कैसे एमा ने रोते हुए उससे कहा था कि वो उसके हाथ को काट दे ताकि इन्फेक्शन ना फैले, और उस वक्त जैक ने एमा को पकड़ रखा था। ये पुरानी बात याद आते ही पैट्रिक की हिम्मत टूट जाती है। वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से पूरी तरह हार मानकर जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ देर बाद जब पैट्रिक को होश आता है तो उसे रेडियो से किसी की आवाज सुनाई देती है। कोई रेडियो पर बात करने की कोशिश कर रहा था। पैट्रिक जवाब देता है और सामने वाले को बताता है कि ज़ॉम्बी वापस आ चुके हैं। वो बहुत ही उदास आवाज में ये भी मान लेता है कि उसे आज सुबह ही एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है, लेकिन रेडियो के दूसरी तरफ से जो आवाज आती है
है वो पैट्रिक को पूरी तरह हैरान कर देती है। वो इंसान कहता है, अगर तुम अभी तक नहीं बदले हो तो हो सकता है कि तुम कभी ना बदलो। शायद तुम्हारे अंदर इस वायरस से लड़ने की ताकत है। इससे पहले कि पैट्रिक इस बात को समझ पाता, तभी रेडियो पर कोई दूसरा इंसान बोल पड़ता है। वो कहता है कि जो भी हुआ उसमें उस ज़ॉम्बी की कोई गलती नहीं थी, बल्कि तुम्हारे पड़ोसी जैक को तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। अगले दिन जैक अपने घर के दरवाजों और खिड़कियों पर लकड़ियां ठोक रहा होता है। उसे लग रहा था कि पैट्रिक को ज़ॉम्बी ने काटा है तो वो अब तक इन्फेक्टेड हो चुका होगा, लेकिन लू जैक से कहती है कि पैट्रिक इन्फेक्टेड नहीं हुआ। इसके साथ ही लू जैक से नाराज होते हुए कहती है कि जब मैंने तुम्हें रात में ज़ॉम्बी के बारे में बताया था तब तुमने मेरी बात का यकीन क्यों नहीं किया। जैक बात को संभालने के लिए लू को 2 कुकीज देता है, लेकिन लू बता देती है कि उसने एक कुकी कुत्ते के लिए रखी थी। इसके बाद लू बहुत ही उदास होकर जैक से कहती है कि वो घर से बाहर जाकर अपनी माँ के लिए फूल लाना चाहती है, और वो भी बिना किसी से परमिशन लिए। जैक को उसकी बात सुनकर बुरा लगता है, लेकिन वो लू को समझाता है कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है क्योंकि ज़ॉम्बीज वापस आ चुके हैं और बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। थोड़ी देर बाद जैक खुद ही फूल लाने के लिए घर से बाहर निकल पड़ता है। रास्ते में चलते चलते उसे जमीन पर एक गुड़िया पड़ी हुई मिलती है। जब वो उसे उठाकर देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि ये वही गुड़िया है जो पैट्रिक ने लू के लिए उठाई थी। ये देखकर जैक के मन में बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। एक तरफ उसे पैट्रिक पर गुस्सा था तो दूसरी तरफ उसे पैट्रिक के लिए थोड़ी हमदर्दी भी महसूस हो रही थी। जैक एक घर में घुसता है, वो वहाँ कुछ सामान ढूंढता है, तभी उसे एक सोफे पर लोगों की डेथ बॉडी दिखती है। वहीं दूसरी तरफ पैट्रिक अपने घर में रेडियो पर उसी इंसान की आवाज सुन रहा होता है। अब वो आवाज पैट्रिक को भड़काने लगती है और सीधे सीधे कहती है कि उसे जाकर जैक को मार देना चाहिए, लेकिन पैट्रिक इस बात से साफ इनकार कर देता है। ये सुनकर रेडियो वाली आवाज पैट्रिक को ताने मारने लगती है। वो कहती है कि तुम जैक के लिए तरस खा रहे हो, जबकि पुराने वक्त में तुमने ही एमा को मरने के लिए छोड़ दिया था। ये बातें पैट्रिक के दिमाग पर हथौड़े की तरह लगती हैं और उसके पुराने घाव फिर से ताजे हो जाते हैं। रात के वक्त जैक वापस घर लौटता है। उसके हाथ में असली नहीं बल्कि आर्टिफिशियल फूलों का एक गुच्छा होता है। वो लू को वो फूल देकर कहता है कि उसे असली फूल नहीं मिले, लेकिन ये भी उतने ही सुंदर हैं। लू उन फूलों में से आधे फूल ले जाकर अपनी माँ की फोटो के सामने रख देती है और बाकी के आधे फूल अपने पास रख लेती है। कुछ देर बाद लू चुपके से घर में रखी एक रिवॉल्वर उठाती है, बाउंड्री के उसी गड्ढे से रेंगते हुए बाहर निकलती है और पैट्रिक के मरे हुए कुत्ते की कब्र पर बाकी बचे हुए फूल रखने के लिए चली जाती है। जब जैक खिड़की से लू को बाहर जाते हुए देखता है तो वो तुरंत उसके पीछे भागता है। लू बाउंड्री के पास खड़ी होकर वो फूल रख ही रही होती है कि तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी निकलकर धीरे धीरे उसकी तरफ आता है। लू डर के मारे उस पर गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसके हाथ मारकर उसे गिरा देता है। ठीक उसी वक्त जैक वहाँ पहुंच जाता है और उस इन्फेक्टेड को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। जैक को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अपने मुक्कों से उस ज़ॉम्बी को बुरी तरह मारने लगता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी भी पलटवार करता है और अपने नाखूनों से जैक के सीने पर एक गहरा कट लगा देता है। सीने पर चोट लगने के बाद भी जैक नहीं रुकता और उस ज़ॉम्बी को तब तक मारता रहता है जब तक कि उसकी जान नहीं निकल जाती। जैक जब लू को देख रहा होता है, जिसे इस हाथापाई में थोड़ी चोट लग गई थी, तभी वहाँ पैट्रिक आ जाता है। पैट्रिक ने अपनी बंदूक जैक की तरफ तानी हुई थी। जैक उसे शक की नजर से देखता है, लेकिन तभी पैट्रिक गोली चला देता है। गोली जैक को नहीं बल्कि उसके ठीक पीछे खड़े एक दूसरे इन्फेक्टेड को लगती है। पैट्रिक ने असल में जैक की जान बचाई थी। उसी रात जैक जब लू के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि लू अपने बिस्तर पर नहीं है। वो उसे ढूंढने के लिए घर के बाहर आंगन में आता है। तभी जमीन से बंधा हुआ एक ज़ॉम्बी जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे, वो अचानक जैक के ऊपर कूद पड़ता है और जैक जमीन पर गिर जाता है। तभी पैट्रिक वहाँ आ जाता है और जैक को बताता है कि ये ज़ॉम्बीज अब बदल चुके हैं, अब इनके घाव खुद ही ठीक हो जाते हैं, इनकी स्किन को अब ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ता और सबसे बड़ी बात, अब इनके काटने से इन्फेक्शन नहीं फैलता, लेकिन इनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं। इसी बीच जैक देखता है कि लू पैट्रिक के घर से बाहर आ रही है। जैक बिना कुछ कहे लू को गले लगा लेता है, लेकिन जैक के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो इस बात से बहुत परेशान है कि लू पैट्रिक के इतने करीब क्यों जा रही है। फिर वो लू को वापस अपने घर ले आता है। कुछ देर बाद लू अपने वॉकी टॉकी से पैट्रिक को कॉल करती है और उसे अगले दिन रात के खाने पर अपने घर बुलाती है। पैट्रिक ये सुनकर एकदम हैरान रह जाता है और बहुत खुश भी होता है। वो खुशी खुशी लू की बात मान लेता है। उसी रात पैट्रिक अपनी दाढ़ी बनाता है और अपने बाल काटता है ताकि वो थोड़ा साफ सुथरा और अच्छा दिख सके। अगली रात को पैट्रिक डिनर के लिए जैक के घर आता है और अपने साथ तोहफे के तौर पर खाने के लिए कुछ मीट लेकर आता है। जैक उसे वो खिलौना वापस कर देता है जो पैट्रिक ने गोदाम से उठाया था और कहता है कि ये तुम खुद ही लू को दे देना। इसके बाद जब लू सीढ़ियों से नीचे उतर कर आती है तो वो पैट्रिक का ये नया और साफ सुथरा लुक देखकर एकदम हैरान रह जाती है। वो उसे देखकर मुस्कुराने लगती है और उसके गले लग जाती है। डिनर करते समय लू अपने उस नए खिलौने के साथ खेल रही होती है और वो पैट्रिक से पूछती है कि उसे कैसे पता था कि लू को ये खिलौना पसंद आएगा। पैट्रिक एक हल्की सी स्माइल के साथ जवाब देता है कि जब वो छोटा था तब उसे भी ये खिलौने बहुत पसंद थे। इसके बाद पैट्रिक अपनी बचपन की कहानियां सुनाने लगता है, जिन्हें सुनकर लू बहुत खुश होती है और बड़े ध्यान से सारी बातें सुन रही होती है। लेकिन बातों बातों में लू थोड़ी उदास हो जाती है और कहती है कि तुम बचपन में दूसरे बच्चों के साथ खेल
पाते थे, लेकिन मेरे पास खेलने के लिए सिर्फ ये गुड़ियां हैं। पैट्रिक उसे समझाने और तसल्ली देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शब्दों से साफ पता चल रहा था कि लू के इस अकेलेपन वाले बचपन को देखकर उसे अंदर से बहुत बुरा लग रहा है। जब लू गहरी नींद में सो जाती है तो पैट्रिक जैक से अकेले में बात करता है और उसे बताता है कि वो जल्दी ही अपने ट्रक को ठीक करके यहाँ से हमेशा के लिए जाने वाला है, लेकिन जैक इस जगह को छोड़कर जाने से साफ मना कर देता है। पैट्रिक उसे समझाता है कि यहाँ और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आने वाले हैं, लेकिन जैक फिर भी यहीं रुकने की जिद पर अड़ा रहता है। इस बात पर पैट्रिक उसे ताना मारते हुए कहता है कि तुम सिर्फ जिंदा रहने पर इतना ज्यादा फोकस कर रहे हो कि तुमने अपनी जिंदगी को जीना ही भुला दिया है। ये सुनकर जैक उल्टा पैट्रिक से सवाल करता है कि अगर तुम्हें यहाँ से जाना ही था तो तुम अब तक यहाँ रुके क्यों हुए हो। पैट्रिक कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है और सिर्फ सोती हुई लू की तरफ देखता है। उसकी इस खामोशी से साफ समझ आ रहा था कि वो इतने सालों से सिर्फ और सिर्फ इस छोटी सी बच्ची के लिए यहाँ रुका हुआ था। पैट्रिक के जाने के बाद जैक लू के पास बैठ जाता है और उसे सोते हुए देखता रहता है। तभी जैक को वो पुराना दिन याद आ जाता है जब एमा की मौत हुई थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जैक ने पैट्रिक को जमीन पर शराब के नशे में धुत पड़े हुए देखा था, जबकि छोटी सी बच्ची अपने पालने में जोर जोर से रो रही थी। जब पैट्रिक ने नशे की हालत में जैक से एमा के बारे में पूछा तो जैक को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने पैट्रिक को जोरदार मुक्का मार दिया और चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हारी वजह से एमा मारी गई है। गुस्से में जैक ने उस छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया और पैट्रिक से साफ कह दिया कि आज के बाद तुम लू के पिता नहीं हो। उसी रात लू अचानक से डर कर उठ जाती है क्योंकि उसने एक बहुत ही बुरा सपना देखा था। जैक को लगता है कि शायद लू ने फिर से सपने में किसी ज़ॉम्बी को देखा होगा, लेकिन लू उसे बताती है कि उसने सपने में देखा कि जैक मर चुका है और वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई है। ये बात जैक के दिल पर लग जाती है। अगली सुबह जैक अपना फैसला बदल लेता है और पैट्रिक के साथ जाने का डिसीजन लेता है ताकि वो तीनों साथ में यहाँ से निकल सकें। जल्द ही ये तीनों हार्मनी से बाहर निकल जाते हैं और अपने सफर पर आगे बढ़ते हुए एक पुराने गोदाम के पास रुकते हैं ताकि वहाँ से कुछ जरूरी सामान ले सकें। ट्रक से नीचे उतरते ही पैट्रिक को फिर से उस दिन की याद आ जाती है जिसे याद करके वो आज तक पछताता है। असल में उस दिन पैट्रिक जैक से जलन महसूस कर रहा था और इसी जलन में वो एमा को ट्रक के अंदर अकेला छोड़कर बाहर शराब पीने लगा था और ठीक उसी वक्त वहाँ ज़ॉम्बीज आ गए थे और उन्होंने एमा पर हमला कर दिया था। गोदाम से सारा जरूरी सामान इकट्ठा करने के बाद ये तीनों वापस अपने ट्रक की तरफ आते हैं, लेकिन तभी इन्हें कुछ दूरी पर एक औरत दिखाई देती है। पैट्रिक धीरे धीरे उस औरत के पास जाता है, लेकिन वो औरत बहुत डरी हुई थी और पैट्रिक को अपनी तरफ आते देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पैट्रिक किसी तरह से बात करके उस औरत को शांत करता है। इसके बाद ये तीनों अपना आगे का सफर जारी रखने के बजाय फैसला करते हैं कि वो इस औरत को सही सलामत उसके घर तक छोड़कर आएंगे। उस रात वो औरत अपना नाम ईवा बताती है और उन लोगों को अपनी कहानी सुनाने लगती है। वो बताती है कि जब ये वायरस फैला था तब उसने और उसकी फैमिली ने खुद को घर के अंदर ही बंद कर लिया था। करीब 1 साल बाद उन लोगों ने नॉर्थ की तरफ जाने का फैसला किया और वहां जाकर वो बाकी बचे हुए सर्वाइवर्स के साथ रहने लगे। ईवा आगे बताती है कि वहां उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई थी और वो प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन उस आदमी को कभी पता ही नहीं चल पाया कि वो एक बच्चे का पिता बनने वाला है। इसके बाद ईवा एक वैली यानी घाटी तक पहुंचने के लिए लोगों के एक काफिले में शामिल हो गई थी, लेकिन रास्ते में उन पर ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया और ईवा को छोड़कर बाकी सारे लोग मारे गए। ईवा अपनी कहानी सुना ही रही होती है कि तभी अचानक उसे बाहर बंधे हुए उस ज़ॉम्बी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ईवा तुरंत एक रिवॉल्वर उठाती है और दौड़कर बाहर जाकर उस ज़ॉम्बी को गोली मार देती है। वो वापस आकर जैक और पैट्रिक को बताती है कि ये ज़ॉम्बीज असल में इसी तरह चिल्लाकर एक दूसरे से बात करते हैं और अपने बाकी साथियों को बुलाते हैं। और ईवा की बात सच साबित होती है क्योंकि कुछ ही देर में दूर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज के चिल्लाने की भयानक आवाजें आने लगती हैं। ये सुनते ही सभी लोग एकदम अलर्ट हो जाते हैं। वो जल्दी से घर के दरवाजे और खिड़कियों को बंद करके उन्हें मजबूत करने लगते हैं और अपनी अपनी बंदूकें लोड करके आने वाले खतरे के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वो ज़ॉम्बीज घर के पास पहुंचते हैं, जैक बिना कोई देरी किए लू को लेकर घर के बेसमेंट में चला जाता है। वो लू को समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे बिल्कुल भी आवाज नहीं करनी है। बेसमेंट में जब लू थोड़ी आगे जाकर छुपने की जगह देख रही होती है तभी उसके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है, लेकिन लू जैक की बात याद रखती है और एकदम चुपचाप एक जगह खड़ी रहती है, जिस वजह से वो ज़ॉम्बी उसे नोटिस नहीं कर पाता और लू सुरक्षित बच जाती है। वहीं ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बीज घर के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक ज़ॉम्बी जैक का पीछा करते हुए दूसरे फ्लोर तक आ जाता है। खुद को बचाने के लिए जैक जल्दी से एक कमरे के अंदर घुस जाता है। वो अपनी पूरी ताकत से कमरे का दरवाजा अंदर से दबाकर रखता है, लेकिन इसी हाथापाई में उसकी बंदूक उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती है और तभी जैक देखता है कि कमरे की खिड़की से एक दूसरा ज़ॉम्बी अंदर आने की कोशिश कर रहा है। जैक किसी तरह जल्दी से अपनी बंदूक वापस उठाता है और दरवाजे के आर पार ही गोली चला देता है, जिससे बाहर खड़ा पहला ज़ॉम्बी मारा जाता है। लेकिन इसके बाद जैक की बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब जैक के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो बिल्कुल चुपचाप एक जगह पर छुप जाता है ताकि कोई और ज़ॉम्बी उसकी आवाज
आवाज सुनकर कमरे में न आ जाए। नीचे बेसमेंट में लू अपनी समझदारी का इस्तेमाल करती है। वो अपने एक खिलौने को एक बड़े से लकड़ी के बक्से के अंदर रख देती है और ऊपर से एक लैंप नीचे गिरा देती है ताकि जोर की आवाज हो। आवाज सुनते ही वो ज़ॉम्बी तुरंत उस बक्से के अंदर कूद पड़ता है। मौका देखते ही लू जल्दी से बक्से का ढक्कन बंद कर देती है और उस ज़ॉम्बी को अंदर ही कैद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड फ्लोर पर पैट्रिक एक ज़ॉम्बी से लड़ रहा होता है। तभी ईवा घर के म्यूजिक सिस्टम की आवाज एकदम फुल कर देती है ताकि तेज म्यूजिक की वजह से उन ज़ॉम्बीज के सुनने की ताकत काम ना कर सके और वो कंफ्यूज हो जाएं। इसी बीच लू बेसमेंट से ऊपर आती है और पैट्रिक को बताती है कि उसने एक ज़ॉम्बी को नीचे बक्से में बंद कर दिया है। पैट्रिक उसे कहता है कि वो जल्दी से उस कमरे में जाकर छुप जाए जहां उसका रेडियो रखा हुआ है। जब लू उस कमरे में जाती है तो उसे रेडियो पर एक औरत की आवाज सुनाई देती है जो उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पैट्रिक, जैक और ईवा ज़ॉम्बीज से लड़ने में इतने ज्यादा बिजी थे कि वो रेडियो की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। ठीक उसी वक्त अचानक से जनरेटर का फ्यूल खत्म हो जाता है और जनरेटर बंद हो जाता है। जनरेटर बंद होते ही घर का म्यूजिक भी रुक जाता है। अब इन लोगों को एहसास होता है कि इनकी गोलियां भी खत्म हो चुकी हैं और अब वो इन ज़ॉम्बीज को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। तभी लू भागकर उनके पास आती है और उन्हें बताती है कि लाइट जाने से पहले रेडियो पर उस औरत ने कहा था कि हमें अपनी जान बचाने के लिए स्प्रिंग फॉल्स नाम की जगह पर जाना चाहिए। घर के अंदर ज़ॉम्बीज लगातार तोड़फोड़ मचा रहे थे और हालात पूरी तरह से हाथ से निकल चुके थे। ये देखकर पैट्रिक एक बहुत ही बड़ा फैसला लेता है। वो जैक से कहता है कि वो अकेले ही इन सारे ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ भटकाएगा ताकि तुम तीनों यहाँ से सुरक्षित बाहर निकल सको। पैट्रिक लू के पास जाता है, उसके माथे पर प्यार से किस करके उसे अलविदा कहता है। इसके बाद वो एक फ्लेयर जलाता है और जैक की शॉटगन अपने हाथ में लेकर सीधा बाहर की तरफ निकल पड़ता है। पैट्रिक घर से बाहर आते ही रास्ते में मिलने वाले ज़ॉम्बीज पर गोलियां चलाने लगता है। गोलियों की आवाज और फ्लेयर की तेज रोशनी देखकर सारे के सारे ज़ॉम्बीज पैट्रिक की तरफ दौड़ने लगते हैं। पैट्रिक ने उन सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। इसी बीच जैक, लू और ईवा को मौका मिल जाता है और वो तीनों दौड़कर अपने ट्रक तक पहुंच जाते हैं। वहीं पैट्रिक ज़ॉम्बीज से बचते हुए पेट्रोल से भरे कुछ बड़े ड्रम्स के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी पीछे से पैट्रिक पर जोरदार हमला कर देता है। पैट्रिक जानता था कि अब उसका यहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन है, इसीलिए वो अपनी जान की परवाह किए बिना ड्रम से बह रहे पेट्रोल में आग लगा देता है। आग लगते ही वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। अपनी जान की बाजी लगाकर पैट्रिक ने वो ब्लास्ट किया था जिसमें वहाँ मौजूद सारे के सारे ज़ॉम्बीज जलकर खत्म हो जाते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि जैक, लू और ईवा हार्मनी शहर से बहुत दूर निकल चुके हैं। वो लोग रास्ते के किनारे अपना ट्रक रोकते हैं और बाहर निकलकर उगते हुए सूरज को देखने लगते हैं। ये खूबसूरत सुबह इस बात का इशारा थी कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, लेकिन उम्मीद हमेशा जिंदा रहती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।